हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी का 4th चैप्टर करेंगे। हम पहले 3 चैप्टर कर चुके हैं। तो ये हमारा चैप्टर क्या रहेगा कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, है ना। लोकतांत्रिक सरकार पहले क्या होती है? लोकतांत्रिक सरकार ये होती है कि जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, है ना। तो जैसे लोग डायरेक्ट जो भी प्रतिनिधि अपने चुनते हैं लोग, है ना, तो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं तो उसको हम लोकतांत्रिक सरकार का एक प्रोसेस मान सकते हैं, क्योंकि वही देश डेमोक्रेटिक होगा, मतलब वही लोकतंत्र होगा जिस देश में सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है वो अपने प्रतिनिधियों को अपनी मर्जी से अपने मनपसंद के नेताओं को चुन सकते हैं। तो ऐसे देशों को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही सरकार रहती है, उसको वहाँ पर लोग वोट तो देते हैं लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति को वोट देते हैं। तो वो हम पूरी तरह से वो कागजों में, मतलब कहने से तो वो लोकतांत्रिक देश है लेकिन वो पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अगर उन्होंने अपना नेता बदलना, अपना शासक बदलना हो, जिन्हें अपना प्रतिनिधि उन्होंने चेंज करना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि एक ही पार्टी होगी और एक ही पार्टी के एक ही मतलब लोग होंगे, है ना। तो ऐसे में क्या है कि कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे चीन है, रूस है, इधर फिर जो श्रीलंका है ना, नेपाल, तो ऐसे देश हैं जहाँ पर नेपाल नहीं है, सॉरी, जो कहने को तो मतलब लोकतांत्रिक देश है लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं है। तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसके तत्व क्या होते हैं? दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग, जैसे कि गोरे रहते हैं, काले रहते हैं, जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे कि भारतीय। तो सभी प्रकार के जो लोग हैं हमें दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक स्क्रैप बुक मिली तो अखबारों की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी मां से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बहुत बड़ा झटका लगा तो उसने पूछा क्यों। तो ये एक स्टोरी के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है लोकतांत्रिक देश से, ठीक है। तो इसी तरह उस व्यक्ति को मार दिया जाता है। यहाँ पिक्चर आप देख सकते हैं बनी हुई है ना। माया की जो मां थी फिर उसने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। मतलब दक्षिण अफ्रीका में जब हम इतिहास में देखते हैं तो रंग भेद की नीति बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। रंग भेद का मतलब क्या होता है कि चमड़ी के आधार पर भेदभाव करना, रंग के आधार पर, मतलब जो हमारी स्किन का कलर है उस पर अगर हम भेदभाव करेंगे तो उसे रंग भेदभाव की नीति कहते हैं, रंग भेद की नीति। मतलब जैसे काले लोग हैं तो उनको हम कहें कि आप हमारे घर में नहीं आ सकते, काले लोगों को हम सड़क पर नहीं चलने देंगे, तो ऐसे में क्या हम भेदभाव कर रहे हैं उन लोगों के साथ, तो इसको रंग भेद की नीति कहा जाएगा। अगर हम गोरे लोग देखते हैं तो उनको हम अपने घर बुलाते हैं, उनकी बहुत सारी सेवा करते हैं, ऐसे है ना। लेकिन जब हम काले व्यक्ति को देख के तो उन्हें देखकर हम मुँह फेर लेते हैं, तो ये होता है भेदभाव। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियाँ इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बंट चुकी थी। वहाँ के जो कानून है उसके मुताबिक क्या था कि श्वेत, अश्वेत और भारतीय और अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं है, मतलब वो एक दूसरे से रिलेशन नहीं बना सकते, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। विभिन्न प्रजातियों के जो लोग थे ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे, ना ही आम सुविधा का इस्तेमाल कर सकते थे, मतलब कि ना तो सेम सड़क यूज़ होती थी उनके लिए, ना ही जो सार्वजनिक जगह होती थी, स्थल होते थे, वो सभी यूज़ करते थे। तो इसी वजह से उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। माया को विश्वास नहीं हो रहा था इन सभी चीज़ों पर, है ना, क्योंकि ऐसे होता है ना कि कोई कभी हम ये बात पहली बार सुन रहे हों। आज हम उस समाज में जहाँ पर भेदभाव को ख़त्म करने की नीतियाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर उस समय इस हद तक भेदभाव था कि लोग अपने पास से गुजरने तक नहीं देते थे जिन लोगों को अश्वेत माना जाता था। रंग भेद कानून का तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। मतलब हमें गुस्सा भी आता है कभी कभी कि मतलब ऐसे कैसे कोई कानून बना सकता है ना।
उन्होंने ये बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के हॉस्पिटल भी अलग होते थे, हॉस्पिटल की गाड़ियाँ भी अलग थी, मतलब इस हद तक भेदभाव होता था। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। मतलब कि जो अश्वेत लोग थे, मतलब काले लोग थे, उनके लिए जो भी गाड़ियाँ उपलब्ध की गई थी हॉस्पिटल में, तो उनमें कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाती थी। उन्हें सिर्फ नाम के कहने की थी कि उनको ये सुविधाएं दी जा रही हैं। उनके लिए रेलगाड़ी, बस सभी अलग अलग होते थे, यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड। अब आप खुद सोचिए, आज हम जब बस स्टैंड पर जाते हैं तो हम देखते हैं हमें सभी प्रकार के लोग एक ही बस स्टैंड में मिलेंगे, लेकिन वो भी एक समय था, मतलब उस समय पर आप देखिए बस स्टैंड तक अलग होते थे सभी लोगों की। अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए। तो आप खुद सोचिए, क्या ये सही चल रहा था? मतलब जिस व्यक्ति का रंग काला है तो उसको ना तो अपना नेता चुनने का अधिकार है, ना ही वो अच्छी ज़मीन ले सकता है, ना ही उसको कहीं जाने का अधिकार है, ना ही उसके लिए कोई अच्छी सुविधा है। तो क्या सही हो रहा था? ये सब बिल्कुल गलत था। अश्वेत लोगों के लिए खेती की सबसे घटिया ज़मीन जो होती थी, बंजर ज़मीन होती थी, वो मिलती थी। इससे ये पता चलता है कि अश्वेत लोगों और भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। मतलब गोरे लोगों को काले लोगों को गोरे लोगों के बराबर नहीं मानते थे, बल्कि उनसे नीचा मानते थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था सोवेटो था, जहाँ पर सिर्फ अश्वेत लोग रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं पर ही रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के जो बाकी विद्यार्थी, इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जाता था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपनी सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा, भीड़ पर गोलियां चला दी। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मर गया। 16 जून 1976 की ये घटना है जब ये सब कुछ होता है। मतलब कि एक ऐसा स्कूल था जिसमें अफ्रीकन भाषा सीखने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा था, लेकिन वो अपनी जो मातृभाषा मदर टंग होती है जुलू, वो सीखना चाहते थे। तो फिर उन्होंने विद्रोह कर दिया था सरकार के खिलाफ। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, जब पुलिस आई तो उसने ये नहीं देखा कोई बच्चा है या बड़ा है, उसने सभी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और जो हेक्टर है वो मर जाता है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस होती उस समय, उसके जाने माने नेता जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत समय तक लंबा संघर्ष किया था। नेल्सन मंडेला बहुत कमाल के आदमी थे। मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा, मतलब वो काफ़ी समय तक जेल में भी रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने रंग भेद नीति को ख़त्म करके ही दम लिया था। मतलब वो ख़त्म कर दिया था उन्होंने रंग भेद की नीति को। और वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन थे ना कि वो खुद भी मतलब अश्वेत थे, लेकिन वो अश्वेत लोगों के लिए भी मतलब उन्होंने आवाज़ उठाई। और वो उनका ये जो आंदोलन होता है वो काफ़ी हद तक वो सफल हो जाता है। 1994 में उन्हें सफलता मिल जाती है। दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन जाता है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला के आंदोलन से पहले, तो ये लोकतांत्रिक देश नहीं था, क्योंकि वहाँ पर लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। लोगों को रंग के आधार पर वोट देने का अधिकार नहीं था। उन्हें अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं था। उन्हें कहीं भी रहने का अधिकार नहीं था, कहीं भी सार्वजनिक जगह पर जाने का अधिकार नहीं था। तो ये सब कुछ क्या उस समय हो रहा था, भेदभाव के कारण। तभी से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा था। जो नेल्सन मंडेला है वो अपनी ज़िंदगी के 27 से ज़्यादा साल वो जेल में बिताते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को जो मतलब समानता दिलाने में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। अब देखिए भागीदारी से क्या होता है ना। हमने ये तो देखा कि दक्षिण अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने काफ़ी लोगों से वो मतलब उनके साथ काफ़ी भेदभाव हुआ था बचपन से ही। इसी वजह से उन्होंने ये सोच लिया था कि अब मैंने लोगों को समानता दिलानी है। तो इसी वजह से उन्होंने वो संगठनों के साथ जुड़ते गए, जैसे कि वहाँ की जो अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस है जो है ना,
राष्ट्रीय कांग्रेस थी, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उनके साथ जुड़ गए वहाँ। फिर उन्होंने एक वहाँ के जो लीडर थे उनके साथ मिलकर आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद फिर उन्हें सफलता हासिल होती है, और जब ये सफल होते हैं तो इन्होंने ये यहाँ तक, मतलब इतने बड़े ये दिल वाले व्यक्ति थे, मतलब इन्होंने ये कह दिया कि जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया हम उन्हें माफ़ करते हैं। मतलब जिन लोगों ने हमारे साथ इतना भेदभाव किया हम फिर भी उन्हें माफ़ करते हैं। उन्होंने फिर भी उन्हें माफ़ कर दिया। इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है, जो कि आज के समय पर ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। आज के समय पर तो हर एक व्यक्ति यही कहता है कि बस मेरे साथ किसी ने गलत किया तो मैं भी उसके साथ गलत ही करूँगा। लेकिन वो ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी उन लोगों को माफ़ कर दिया, उन लोगों को कहा कि आप हमारे साथ रह सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ हद से ज़्यादा बदतमीज़ी, हद से ज़्यादा उनका मतलब शोषण उत्पीड़न किया था। अब भागीदारी देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि चुनाव होते हैं और लोकतंत्र में क्या होता है, लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से फैसले लेते हैं। ये मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हों। तो आप खुद सोचिए, जो हम नेता चुनते हैं वो हमारी ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हैं या नहीं रखते हैं। मतलब लिखा तो यही हुआ है कि अब ध्यान में उन्हें रखना चाहिए। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में 5 साल तक कोई भी एक सरकार चुनी जाती है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना संभव है जब लोग बार बार चुने। मतलब एक सरकार जो है वो कितनी भी बार चुनी जा सकती है अगर लोग उस सरकार को पसंद करते हैं। चुनाव के समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। मतलब लोगों को महसूस होता है कि हमारी कोई ताकत है, तो लोकतंत्र चुनाव वाले दिन ही उन्हें ये सब कुछ महसूस होता है कि हम भी किसी के, मतलब हमारी भी कोई वैल्यू है। उसके बाद क्या होता है, जब हम देखते हैं जो चुनाव वाला दिन होता है उस दिन सभी लोग, काफ़ी लोग खुश होकर जाते हैं चुनाव वोट डालने की। आज तो हम अपनी मर्ज़ी से अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, है ना, वोट देते हैं। लेकिन क्या होता है, जब वोट डाल दिए जाते हैं, मतलब कंप्लीट रिजल्ट सारा कुछ आ जाए, सरकार बन जाती है, तो उसके बाद क्या कोई लोगों को घर पे आकर पूछता है, क्या उनकी कोई वैल्यू रह जाती है? लेकिन नहीं। लेकिन फिर भी जो एक व्यक्ति, उसके एक वोट का मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। अगर सभी व्यक्ति चाहें तो अपना प्रतिनिधि अगर वो बना सकते हैं तो उसको हटा भी सकते हैं। लोगों के पास ही ताकत होती है। लोकतंत्र में सारा कुछ लोगों के द्वारा ही होता है, लेकिन होता है इनडायरेक्टली तरीके से। इसी तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का जो सरकार पर नियंत्रण है वो बना रहता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी सरकार को एक समय एक बार ही हमने चुन लिया, मान लीजिए कि बीजेपी गवर्नमेंट है ना, क्योंकि आज बीजेपी, तो इसका हम उदाहरण ले लेते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट है जो, इसको हमने चुन लिया एक बार में चुनाव में, अब उसके बाद कोई चुनाव नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो फिर क्या होगा? लोगों का इस पर कंट्रोल नहीं होगा, लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये अपनी तानाशाही नीति, निरंकुश नीति जो भी करी जाए तो लोग इनको नहीं हटा सकते। वहीं पर जब 5 साल बाद दोबारा फिर चुनाव आएंगे तो इनको डर होगा कि कहीं लोग हमें गद्दी से हटा ना दे, हमें सत्ता से हटा ना दे, तो इसी वजह से ये लोगों के भले के लिए भी काम करेंगे। तो ये चुनाव में जो समय अवधि होती है वो देने का मतलब इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि लोगों को भागीदारी मिलती है। हर एक 5 साल बाद लोग अपनी मर्ज़ी से चुन सकते हैं। भागीदारी के और तरीके कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है चुनाव, जो कि 5 वर्ष में एक बार किया होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के जो निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभा सकती है। मतलब सरकार की आलोचना हम कर सकते हैं, लोगों के पास अधिकार है। लोग चाहें तो सरकार के जो भी कार्य हैं अगर उनको नहीं पसंद आ रहे तो उनकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन आज क्या किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति आलोचना करता है तो उसको देशद्रोही बना दिया जाता है कि ये सरकार की आलोचना कर रहा है तो इट मीन्स कि ये देशद्रोही है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सरकार की हम आलोचना करके लोग जो हैं वो भागीदारी ले सकते हैं। अगस्त 2005 में एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो लोगों ने विरोध शुरू किया। तो लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ी और बिजली के जो किराया बढ़ाया गया था दाम, उसको कम करना पड़ा। तब देखिए लोगों का दबाव कितना, इतना इस हद तक लोग दबाव बना सकते हैं भी किसी भी फैसले को बदला जा सकता है।
रिसेंटली जो अभी 3 कृषि कानून आए थे, किसान बिल जिसको काले कानून भी कहा जाता है ना, तो वो जब आए थे तो सरकार ने तो पारित कर दिए थे, लेकिन जब लोगों को पता चला, किसानों को पता चला कि ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारा इसमें फ़ायदा नहीं है, तो फिर उन्होंने विरोध किया कि 1 साल से ज़्यादा तक वो धरने चले थे दिल्ली में, जो बॉर्डर पर लगाए गए थे। हालांकि आज भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए उस समय पर लोग ही थे जिन्होंने एकजुट होकर सरकार के फैसले को बदलने के लिए मजबूर कर दिया था। तो सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा और वो 3 कानून जो MSP बिल थे वो कैंसिल करने पड़े, रद्द हो गए थे। तो ये लोगों के पास ही, लोकतंत्र में सारी ताकत लोगों के पास होती है। अगर लोग चाहें तो सत्ता को आज के आज हटा भी सकते हैं, अगर लोग चाहें तो उसको सारी ज़िंदगी बनाए भी रख सकते हैं, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होना तय होता है। इसके अलावा ऐसे और भी कई तरीके हैं, लोग अपनी राय बता सकते हैं और सरकार को समझा सकते हैं कि उससे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान, मांग पत्र जैसे रखते हैं ना, तो ऐसे सभी तरीके हैं। लोग धरने देकर, आपने देखा होगा कई स्टेट्स में या कई जगहों पर धरने देकर लोगों से सरकार को एक पर्टिकुलर विषय की तरफ ध्यान दिलवाया जाता है। जुलूस निकाले जा सकते हैं, हड़तालें की जाती हैं, हस्ताक्षर अभियान जहां पर जो मांग पत्र जो होते हैं ना, मांग रखी जाती है कि सरकार से, तो मांग पत्र लिखकर उसमें जो सिग्नेचर कर दी जाती है इतने लोगों के द्वारा, इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जा सकता है। मतलब ये सभी तरीक़ों से लोग सरकार का ध्यान उस तरफ दिला सकते हैं जो चीज़ें सही नहीं हैं। लोग सरकार को बता सकते हैं कि ये नीतियाँ सही नहीं हैं, ये जो आप धर्म का धंधा चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, है ना, तो ये सही नहीं है। तो लोग ही सरकार को ये सभी चीज़ें बता सकते हैं। इसके अलावा अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज के अगर हम मीडिया की बात करें, आज के अगर हम पत्रिकाएं, टेलीविज़न में जो भी चैनल्स होते हैं, न्यूज़ चैनल, उनकी हम बात करें तो क्या वो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि सारा कंट्रोल ही अब सरकार के हाथ में आ चुका है। जो सरकार चाहेगी वही हमें टेलीविज़न पर, वही हमें दिखाया जाएगा। लेकिन इन सभी के ज़रिए लोगों की जो मांगे हैं, लोगों की जो डिमांड है, जो भी लोगों के विचार है, वो सरकार तक पहुंचाए जा सकते हैं, चर्चा की जा सकती है। लेकिन ऐसा आज नहीं होता है। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी को मौका देता है, वहीं पर यह भी है कि सभी वर्ग के लोगों को मौका नहीं मिल पाता। अब देखिए, वर्ग भी अलग अलग वर्गों के लोग जैसे भारत में भी मिलते हैं। लोकतंत्र जो है लोगों को तो मौका देता है, लेकिन सभी वर्ग उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। लोगों के लिए भागीदारी का और तरीका ये कि आंदोलन करें, जो सरकार और उसके कामों के तौर तरीके को चुनौती दे। मतलब सरकार अगर कोई भी काम करती है जो लोगों के लिए सही नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, तो लोग आंदोलन कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं और लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही होती है। मतलब अपने आप से सरकार इन्हें कभी भागीदारी नहीं दे पाती जब ये आंदोलन शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं का आंदोलन, हमने देखा जब वोट डालने का अधिकार नहीं था, हमें तो आंदोलन के ज़रिए महिलाओं को अधिकार दिया गया। तो इन आंदोलनों के ज़रिए दलित लोग, जो पिछड़े वर्ग हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अक्सर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगर जिस देश में लोग सत्ता में रुचि रखते हैं, सरकार में रुचि रखते हैं कि सरकार कैसे काम कर रही है, देश कैसे चलाया जा रहा है, तो उस देश का जो लोकतंत्र है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। लेकिन आज क्या है, लोगों का कोई लेना देना नहीं, सरकार कुछ भी करे, कोई भी कानून लाए, कहीं भी जाए, जो मर्जी करे, लोगों का कोई लेना देना, कोई भागीदारी नहीं है। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है वो कमज़ोर हो रहा है। हमें अगर शहर, कस्बे, गांव की गली से कोई भी जुलूस गुजरते हुए दिखें तो हम एक क्षण नहीं रुक पाते, पता करते हैं कि जुलूस क्यों निकाला गया, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं, वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इन सारे बारे में हमें उत्सुकता रहती है ये प्रश्न जानने में।
इससे हमें ये समझने में भी मदद मिलती है कि हमारी सरकार कैसे काम करती है, सरकार हमारी किस तरह काम कर रही है, लोग क्यों जुलूस निकाल रहे हैं। अगर सरकार का कोई काम गलत है तो लोगों ने आंदोलन किया, अगर काम सही हो तो लोग आंदोलन क्यों करें, है ना। अब देखिए विवादों का समाधान कैसे होता है। क्या होता है कि कई बार विवादों का समाधान करने के लिए हिंसा का प्रयोग भी किया जाता है, हिंसा भी देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है कि एक समूह ये मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना जरूरी है, मतलब हमें अपना जोर आजमाना होगा। वो कहते हैं ना लड़ाई करनी हो, दो हाथ हमें करने ही होंगे। तो एक समूह, एक ग्रुप ये मान लेता है कि अगर हमें दूसरे ग्रुप को विरोध करने से रोकना है तो उसके लिए हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। तो इससे क्या होगा, हिंसा भड़कती है। विवाद कब उभरता है, जब विभिन्न संस्कृति, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। जब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते तभी विवाद बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगे कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे बाकी लोगों में डर और असुरक्षा की भावना फैल जाती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इन विवादों का समाधान, इनका निपटारा करें। तो सरकारों की ये जिम्मेदारी होती है। अब देखिए धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले हैं, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस को लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकते हैं या फिर उसे रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं। सरकार, खास करके पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा ना हो, हिंसा ना भड़के, सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर वो बात करवाती है ताकि समाधान निकल सके। आज की पुलिस क्या करती है, आप खुद सोचिए। आज की पुलिस ऐसा करती है, मतलब जब मान लीजिए दो ग्रुप हैं, उनमें लड़ाई हो गई तो दोनों को बिठाकर आपस में बातचीत हुई, कभी नहीं। जो ग्रुप थोड़ा नीची जाति का होता है ना तो उसको दबा दिया जाता है, मतलब उसकी बात नहीं सुनी जाती। तो जो भी ये ज़्यादातर भारत में हमें धार्मिक मुद्दों पर ही ऐसे विवाद हमें देखने को मिलते हैं कि लोग ऐसा समझते हैं कि ये हमारे धर्म के बारे में किसी ने बात कही तो कैसे कही। हालांकि गलत है, कोई किसी के धर्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई करता है तो फिर क्या होता है, वहाँ पर हिंसा भड़कती है। तो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है, उनमें आपसी फिर हिंसा और ज़्यादा बढ़ जाती है। भारतीय संविधान में कुछ बुनियादी नियम कानून दिए गए हैं। कानून सरकार और लोगों के लिए हैं, सबको इन्हें मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर ही होता है। तो जब हम भारतीय संविधान देखते हैं तो उसमें हमें कानून मिलते हैं जिसके जरिए विवादों का हम निपटारा कर सकते हैं। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों में बहती हैं। नदी जैसे कि SYL है ना, सतलुज यमुना लिंक जो नहर है वो, उनका एक विवाद है ना। और भी जो हमें, और एक नदी है ताप्ती, ताप्ती नदी, उसका भी कोई विवाद रहता है। तो इसी वजह से जो नदियां हैं वो एक से ज़्यादा राज्यों में जब बहती हैं तो नदियों पर भी विवाद हो जाता है। उनके बीच पानी के बंटवारे को लेकर ये लड़ाइयाँ होती हैं। जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी का विवाद है, तो वो पानी का विवाद अभी चल रहा है। कर्नाटक के जो कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्रों में सिंचाई होती है। तो नदी के पानी से ही अलग अलग क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। ये देखिए, ये है कावेरी नदी। ये कावेरी नदी है जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो मुद्दा चल रहा है कावेरी नदी को लेकर। दोनों बांध हैं जो तमिलनाडु और कर्नाटक में एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का जो कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, मतलब जो ऊपरी छोर है उस पर है कर्नाटक का जो बांध, और तमिलनाडु का मेटूर बांध है जो नदी के निचले छोर पर है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए, मतलब जब ऊपरी बांध से जो पानी छोड़ा जाएगा तभी निचले में पानी आएगा। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, है ना। पानी तो हमें हमारे जीवन का जो वो होता है ना, एक बुनियादी आधार है। पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, तो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है।
विवाद तब उत्पन्न होता है जब उन्हें पानी नहीं मिल पाता। राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा किया जा सके। तो ऐसे में क्या सरकार का ये काम है कि वो लोगों के बीच जो भी विवाद चल रहे हैं किसी राज्यों के बीच या केंद्र और राज्य के बीच या फिर लोगों के बीच, तो वो आपस में उनका समाधान निकाले। अब देखिए, समानता और न्याय ये भी एक तत्व है लोकतंत्र का। लोकतांत्रिक सरकारों के जो मुख्य विचार हैं उनमें से एक न्याय और समानता के प्रति भी वचनबद्ध होना है। मतलब वही देश लोकतंत्र है जहाँ पर समानता है, जहाँ पर न्याय दिया जाता है हर लोगों को, हर एक लोग को। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय और समानता एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। अस्पष्टता यानी कि छुआछूत की प्रथा है ना, अस्पष्टता का जो छुआछूत का खात्मा जो आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है संविधान में, कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। इसके लिए बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं। अगर अस्पष्टता का कोई कानूनी तौर पर मुद्दा देखने को मिलता है तो सजा हो सकती है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही थी, स्वास्थ्य यातायात की समस्याओं सभी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा था। पहले हालात ये थे कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में भी नहीं घुसने दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कई और लोगों और उनके साथ कई और लोगों ने जोर देकर ये प्रथा अमानवीय घोषित किया। इस प्रथा को मतलब जो दलितों के साथ भेदभाव किया जा रहा था उसको ख़त्म करने में भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। तो उन्होंने कहा, जो भीमराव अंबेडकर है उनका यही विचार था कि न्याय तभी प्राप्त होगा जब सभी लोग बराबर होंगे। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरतों को पहचानती है, उन पर समूह के लिए विशेष प्रावधान भी करती है। समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे, लेकिन आज भी समाज में उन्हें बराबरता नहीं मिल रही है। तो इसी वजह से सरकार बराबर लाने के लिए आरक्षण नीतियां शुरू की थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के द्वारा इस आरक्षण को गलत घोषित किया जाता है ना। आप खुद सोचकर देखो, ये है एक उच्च तबके का, ये अलग अलग तबके के लोग हैं। तो जो आरक्षण है ना, आरक्षण ये नहीं कहता कि जो आगे बढ़ रहे हैं उनको रोक दो। आरक्षण ये कहता है कि जो आगे बढ़ रहे हैं उनको बढ़ने दो, उनको नहीं आप रोक सकते, उन्हें आप बढ़ने दो। लेकिन जो पीछे है ना, जो नीचे हैं, उनको भी आप आगे लेकर आओ, मतलब अपने बराबर लेकर आओ। तो ये जो आर्टिकल दिए गए हैं समानता का, न्याय का, सभी प्रकार के जितने भी ये आरक्षण दिया जाता है, तो ये इसी वजह से दिया जाता है कि जो लोग पीछे हैं उनको आगे लाया जाए। ऐसा नहीं है कि जो लोग आगे हैं उनको रोक दिया जाए, वो आगे बढ़ते रहे, उनको कोई नहीं रोक सकता अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो। लेकिन जो पीछे हैं उनको भी उनके बराबर एक लेवल का कर दिया जाए। जैसे हमारे समाज में आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं, इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना कि उन्हें मिलना चाहिए या जितना लड़कों को देता है। ये जो सोच है वह बिल्कुल गलत है। आपने भी सुना होगा, बहुत सारी रूढ़िवादी धारणाएं बनी होती हैं कि लड़के तो वंश चलाते हैं, लड़के मतलब बुढ़ापे में सहारा बनते हैं, या लड़के ये लड़के वो, है ना, लड़के ताकतवर होते हैं, लड़के सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये धारणाएं रूढ़िवादी धारणाएं हैं। ये बिल्कुल जो पूर्व धारणा बनी होती है ये गलत बनी होती हैं। हालांकि आज लड़कियां भी हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और लड़कों से ज़्यादा नाम कमा रही हैं लड़कियाँ आज। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए, लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकती हैं। जैसे सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फ़ीस कम रखी गई है या फ़ीस बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। तो ये सभी लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। तो सरकार कुछ ऐसी नीतियाँ, कुछ ऐसे कदम उठाती है जिससे क्या कि समाज में समानता बढ़े। लेकिन आज भी हमें बहुत से ऐसे चीज़ें, ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं जहाँ पर समानता बहुत कम है, मतलब समानता नहीं है अभी भी पूरी तरह से। जिस समानता और न्याय का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है वो भारत में अभी तक उनको पूरा नहीं किया गया। अभी तक भारत में वो समानता नहीं मिली है, वो न्याय नहीं मिल रहा लोगों को। अभी तक वो चीज़ें नहीं हो पाई जो हमारे संविधान में मेंशन की गई हैं। हालांकि सरकार समय समय पर काफ़ी कदम भी उठाती, लेकिन सिर्फ कदम उठाना नहीं है, सिर्फ कानून बनाना ही सही नहीं है, मतलब इस तक सीमित नहीं है, बल्कि उनको अच्छे से लागू करवाना भी सरकार का फ़र्ज़ होता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि लोकतंत्र सरकार जो है वो क्या होती है। लोकतंत्र सरकार लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही चुनी जाती है और उसमें लोकतंत्र में समानता होनी ज़रूरी है।
भागीदारी, सभी लोगों की भागीदारी होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अगर आप गरीब है तो आपको भागीदारी नहीं मिलेगी, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आज भारत में वो स्थिति है कि भागीदारी तो सभी को दी जाती है कानूनी संवैधानिक तौर पर, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही चलता है। पूरी तरह से फिर भी लोग भागीदारी नहीं निभा पाते सरकार में। और तो और इसमें एक चीज़ ये भी थी कि हम सरकार की आलोचना, उसकी नीतियों की आलोचना भी कर सकते हैं। तो आलोचना करने से घबराना नहीं, ये हमारा अधिकार है कि हम सरकार की आलोचना करके उसकी नीतियों को हम उसको सोचने के लिए मजबूर करें कि ये नीतियाँ गलत हैं, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये थे हमारा जो आज का पूरा टॉपिक, मतलब पूरा चैप्टर था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप ये एक्सरसाइज खुद से थोड़ा करके देख लीजिए, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि आपको अच्छे से समझ हुई इस टॉपिक की या नहीं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।